Guys, we have started our biological classification, that is chapter 2 of your class 11, right? तो हमने हमारे प्रीवियस पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा था एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द किंगडम मोनेरा ऑल्सो. तो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड सब कैटेगरीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गो विद द टॉपिक. सो हियर इज आवर टुडेज टॉपिक लाइक किंगडम प्रोटिस्टा. सो वी विल बी फर्स्टली टॉकिंग अबाउट सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक, राइट. तो पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. अब ये एक स्पेशल टर्म आ गया, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल. ठीक है, क्या है? सिंगल सेल. और यूकैरियोट मतलब क्या होता है भैया? यूकैरियोट मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ठीक है, वेल न्यूक्लियस. तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो होते हैं बट उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है और उनके जो भी ऑर्गन होते हैं ऑर्गेनल्स वो भी वेल डेवलप्ड विद मेम्ब्रेन होते हैं. ठीक है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं. मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंटल इनकी बेसिक कंडीशंस होती हैं और जो भी हमारे एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं इनमें वो क्या होते हैं कि एक्वेटिक होते हैं. मतलब दे आर मोस्टली एंड स्पेसिफिकली फाउंड इन वाटर. ठीक है. अब यहाँ पर देखो सेल बॉडी की बात इन्होंने थर्ड पॉइंट में कर दी आपकी कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. मतलब ये यूकैरियोट अगर कहीं भी टर्म आ गया गाइस तो आपको ये दोनों पॉइंट इंक्लूड करना है अपने दिमाग में और कुछ तो लाना ही नहीं है माइंड में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यूकैरियोट है तो मतलब उसके अंदर क्या होगा कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे. और यही आपको अपोजिटली एक्ट करना है फॉर प्रोकैरियोट्स. मतलब ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में, राइट. और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया है. तो ये दोनों मोड यानी सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. अब इन दोनों ही मोड में क्या आता है कि एसेक्सुअल मोड में हमारा सेल फ्यूजन आता है और सेक्सुअल मोड में हमारा जाइगोट फॉर्मेशन आता है. आपको पता है कि जाइगोट कब बनता है? जब मेल सेल और फीमेल सेल कंबाइन करती है. कौन सी सेल? फीमेल सेल. फीमेल और मेल कौन सी सेल होती हैं? ये सेल होती है जर्म सेल. कौन सी? जर्म सेल, यानी कि आपके स्पर्म और ओवा. तो जब वो मेट करते हैं यानी कि मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट. और आगे फर्दर जब इसमें डिवीजन होता है ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू तो जब ये मल्टीपल सेल बनने लगती हैं उन्हीं मल्टीपल सेल से आगे हमारा एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है जिसको हम एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब आते हैं यहाँ पे क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में. तो अगर आप इसको क्लासेस बोलते हो तो भी ठीक है, अगर आप इसको सब कैटेगरी बोलते हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. तो वी हैव 5 सब कैटेगरीज ऑफ प्रोटिस्टा. पहली क्या है? क्राइसोफाइट्स है. दूसरा है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स है. तीसरा आपका यूग्लिनॉइड्स है. चौथा स्लाइम माउल्स एंड पांचवा है आपका फिफ्थ वन इज प्रोटोजोअन्स. ठीक है. तो अब हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे इनके बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मैनी अदर थिंग्स. सो लेट्स बिगिन विद द कैरियोसोफाइट्स. तो इनको हम प्लैंकटॉन्स भी बोलते हैं, यानी कि मे बी दे हैव द प्लांट कैटेगरीज इन देम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्लैंकटॉन्स. तो प्लैंकटॉन्स हमारे क्या होते हैं? इसमें डाइटम्स और गोल्डन एलिगेज आते हैं. यानी कि डाइटम्स और गोल्डन एलिगेज जो होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको प्रोटिस्टा की प्लैंटिकॉन कैटेगरीज में मिलेंगे. ठीक है. हमने ये जाना है कि जो भी हमारे प्रोटिस्टाज होते हैं, ठीक है, ये प्रोटिस्टाज का हमारा बेसिक इन्वायरमेंट क्या है? वाटर. ठीक है. तो अब यहाँ पर देख लो वही चीज़ आपको दी हुई है. वाटर भी बहुत तरीके का होता है. फ्रेश होता है, सराइन होता है, आपका मराइन वाटर होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती हैं. तो ये सारे क्या है? वाटर के टाइप्स हैं. तो अब इसमें देखो आपके जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, राइट. और कुछ परसेंटेज ऐसा भी होता है आपके प्लैंकटॉन्स का जो मराइन वाटर में मिलते हैं जिसमें सॉल्ट परसेंटेज ज़्यादा होता है. ठीक है. तो वाटर में इनका दो कैटेगरीज है जिसमें आपको ये प्लैंकटॉन्स मिल सकते हैं, राइट. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं. माइक्रो मीन्स एकदम माइनर साइज़ का, 0.0 mm का.
और ये क्या होता है कि वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, यानी कि वाटर जब फ्लो करता है उसके साथ ये फ्लो करते हैं। तो इनका क्या होता है कि ये इसी मोड से, वाटर करंट की हेल्प से, वाटर करंट मोड से ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अगर एक एरिया में यहाँ पे आपके प्लैंकटॉन्स हैं और ये वाटर करंट के थ्रू आपका दूसरे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर ये नहीं एब्सेंट है, तो वहाँ पर भी ये क्या करेंगे कि परसेंटेज को अपने इंक्रीज़ करेंगे बाय रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ था। जनरली जो प्लैंकटॉन्स है आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो अगर आप चाह रहे हो। आपसे मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइज, जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स विद माय वीडियोस, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें विद टॉपिक आप लिखते जाओ एंड यू नॉट नीड टू विजिट द वीडियो अगेन। आपके पास वो चीज़ रहेगा, आप अपने आप से पढ़ सकते हो, बिकॉज जब तक सेल्फ नोट आप स्टडी नहीं करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू स्टडी फॉर स्पेसिफिकली फॉर एनी टॉपिक, राइट। तो ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गया, हमें पता था प्लैंकटॉन्स प्लांट का वर्ड आ रहा है इसमें, तो उनका फोटोसिंथेटिक होना ऑब्वियस था, राइट। तो आई विल, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की टर्म पे। तो अब आते हैं हमारे डाइटम्स। तो वी टॉक अबाउट सेल वॉल, तो हमारी दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं सेल वॉल, यानी कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है इनका दैट दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे कि वो शेल्स बना लेती हैं। लाइक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है इनका, और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी भी बनती है, क्योंकि थिन ओवरलैपिंग करती हैं जब शेल्स, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे वो फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बिकॉज सेल वॉल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये सिलिका मेड होती है, यानी कि सिलिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है कि अगर उससे कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, यानी कि इसको तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लाइक डाइटम्स एंड प्लैंकटॉन्स आपके हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाई मराइन कैरेक्टर्स होते हैं उनके वाटर एनवायरनमेंट का, तो इससे क्या होता है कि उनकी शेल्स का प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वरना कि ऑस्मोसिस के थ्रू उनका वाटर लेवल डैमेज हो सकता है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि उनकी शेल जो होती है, वॉल सेल, वो हमारी सिलिका से बनी होती है, और सिलिका की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इनडेस्ट्रक्टेबल होता है। ठीक है, अब ये डाइटम्स जो होते हैं, हम डाइटम्स की बात कर रहे हैं, तो डाइटम्स जो होते हैं उनका जो रिमेन होता है, रिमेन पार्ट होता है, वो क्या करते हैं कि वो फॉसिल बना लेता है, और जब ये फॉसिल इकट्ठा होता है डाइटम्स का, तो हम इसे डाइटोमेशियस अर्थ कहते हैं, राइट। और ये डाइटोमेशियस अर्थ जो होती है वो सिलिका रिच होती है, यानी कि सिलिका एलिमेंट के प्रेजेंस में जो अर्थ बनती है फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स ऑफ डाइटम्स, उसे हम डाइटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, और ये अब डाइटोमेशियस अर्थ का क्या काम है, या फिर अब जो फॉसिल रिमेन्स होते हैं उसका क्या काम होता है, उसका होता है कि ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि चीफ प्रोड्यूसर्स होने का मतलब है कि वहाँ के ओशंस के रिक्वायरमेंट में ये अपना बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और दीज आइटम्स हैव अ स्पेशल सेल्स कॉल्ड ऑक्सोस्पोर्स, राइट। और ये ऑक्सोस्पोर्स क्या करते हैं कि हमारा रेगुलर ग्रोथ में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं फॉर डाइटम्स। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, इसको याद करना होगा, ऑक्सियोस्पोर्स। ऑक्सियोस्पोर्स दो कैरेक्टर्स में हेल्प करते हैं, पहला तो आपका ग्रोथ हो गया, ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन में। और अब रिप्रोडक्शन का मोड आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शुअल। ठीक है, सेक्शुअल मोड पे ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पहला पार्ट था सब कैटेगरी का जो हमने पढ़ा प्लैंकटॉन्स के बारे में। प्लैंकटॉन्स में हमारा डाइटम्स और हार्श मराइन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, हमारे मराइन कैरेक्टर्स में फाइंड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने प्लैंकटॉन्स में देखा था कि वो हमारे फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट थे बहुत सारे परसेंटेज में, बट यहाँ पर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या है कि सिर्फ मराइन अवेलेबल है, यानी कि ऐसे वाटर में अवेलेबल है जिनमें कि सॉल्ट कंटेनेंट ज़्यादा है कंटेंट। तो जब ये सॉल्ट कंटेनेंट किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सलाइन वाटर। क्या कहते हैं, सलाइन वाटर, यानी कि जब नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हमारा सॉल्ट परसेंटेज हो जाता है तो हम उसे सलाइन वाटर कहने लगते हैं, यानी कि मराइन वाटर को हम सलाइन वाटर भी कह सकते हैं। हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन होता होगा कुछ, जो कि वो ऑटोट्रॉफ की तरीके एक्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वहाँ पर आपको अगर कहीं पे फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी मेंशन है, यानी कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए बी सी बहुत सारे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट क्लोरोफिल ए हमेशा हमारा फोटोसिंथेटिक के लिए मेजर कॉज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
अब हम इसकी भी बात करते हैं कि अगर कहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमेशा आपका क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर कहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, अगर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्लोरोफिल होगा, ठीक है। कलर अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या फिर रेड कलर में प्रेजेंट होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एक स्पेशल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि इनकी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है इन डायनोफ्लैजिलेट्स के कलर का, ठीक है। सेल वॉल है हमारा, सेल वॉल थर्ड पॉइंट है, तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है। सेलुलोज क्या होता है कि ये हमारा कंपोनेंट होता है जो कि ग्रीन ग्रासेस में प्रेजेंट होता है, तो ऐसा ही कुछ पिगमेंटेशन होता होगा इनका सेल वॉल में जो कि सेलुलोइड प्लेट से बना होता है, और ये आउटर सरफेस पे होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शंस, ठीक है। सबसे बड़ी बात की इनमें आपको फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं हमारे, ये लाइक कॉकरोच एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, तो ऐसे में डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारा 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आपका लॉन्गिट्यूडनली लाइज करता है ऑर्गेनिज्म पे और एक ट्रांसवर्सली लाइज करता है, ठीक है, वॉल प्लेट्स के बिटवीन में। हमारा जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हम कॉमन कैटेगरी की बात करें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस तरीके के बहुत सारे फ्लैजिलेट्स हमारे रेड कैटेगरी वाले उसमें आते हैं। तो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो ओशन हमारा रेड दिखने लगता है, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन में भी सम पिगमेंटेशन होता होगा, कुछ पिगमेंट रिलीज होता होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए इन सी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं ये कलर पिगमेंटेशन हमें तभी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हमको एक स्पेशल टर्म इसके लिए हमें दिया गया है, दैट इज़ रेड टाइड। अगर रेड टाइड की बात ओशन में की जा रही है सो वी विल बी नोइंग दैट कि रेड डायनोफ्लैजिलेट रिप्रोडक्शन उस एरिया में हो रहा है, वहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट की कोई सब कैटेगरी प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव साइड था रेड डायनोफ्लैजिलेट का। इनका एक नेगेटिव साइड भी आता है। ये क्या होता है कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही बड़ी अमाउंट में कुछ टॉक्सिन रिलीज होते हैं, राइट। तो ये टॉक्सिन क्या होता है कि बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। तो यानी कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का हमारा पॉजिटिव रीज़न क्या है, आप पॉजिटिव नहीं कह सकते हो बट ये कह सकते हो कि वहाँ पर हमें एक नई साइंस के बारे में जो पता चलता है वो है रेड टाइड फॉर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन में भी कुछ पिगमेंटेशन की वजह से सी और वाटर हमारा रेड दिखने लगता है। इसका जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो अदर मराइन एनिमल्स में पड़ता है जो कि स्मॉल होते हैं, और इवन समटाइम्स द बिग शार्क्स एंड अदर फिशेज एंड ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। तो मे भी कुछ टॉक्सिन रिलीज होता होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। इतना अगर पढ़ ले रहे हैं आप लोग दैट्स इनफ ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी फॉर यू। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। अब हमने अभी देखा कि हमारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या हैं कि मराइन बेस्ड है, ऐसे ही हमारे यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो हैं फ्रेश वाटर बेस्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर लाइक यू हैव लेक्स, रिवर्स, तो ये फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, तो ये यूग्लिनॉइड्स हमें वहाँ पर मिलते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा ये स्टैंगेंट वाटर में मिलते हैं, यानी कि स्टैंगेंट मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर, ये थोड़े स्टैंडर्ड टर्म्स आपको दिए हुए हैं। स्टैंडिंग वाटर यानी कि स्टिल वाटर, आप यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हो, स्टिल वाटर भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसा वाटर सोर्स जो कि फ्लो ना हो रहा हुआ, लाइक पॉन्ड, लेक्स, ये फ्लो नहीं हो रहे हैं, एक एरिया सर्टेन एरिया में ये सस्टेन किए हुए हैं अपने आप को, वहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंगेंट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, राइट, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम पेलिसिल कहते हैं। ये जो प्रोटीन रिच लेयर होती है ये सेल वॉल की प्लेस पर प्रेजेंट होती है। क्या होती है कि सेल वॉल इनमें नहीं होता है, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है कि जहाँ पर भी हम सेल वॉल की बात करते हैं सो वी टॉक अबाउट कि वन सेकेंड कि ये जो सेल वॉल होती हैं ये हमारी हार्ड रिजिड ये होती हैं, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट। तो अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती है। तो ये जो प्रोटीन रिच लेयर है पेलिसिल आपकी, ये क्या करती है कि हमारे यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है फॉर विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑन द प्लेस ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऑन द प्लेस ऑफ सेल वॉल वी हैव पेलिसिल। रिमेंबर ऑलवेज दैट पेलिसिल इज अ प्रोटीन रिच लेयर, जो कि हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करती है, फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कौन से ऑर्गेनिज्म, हमारे यूग्लिनॉइड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट सोर्स में ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफ, लाइक कि अगर किसी एरिया में सनलाइट प्रेजेंट है तो वो ऑटोट्रॉफ की तरीके एक्ट करेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो वो हेटेरोट्रॉफ्स की तरीके एक्ट करेंगे और छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे छोटे ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, राइट। तो दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टू वी हैव अ कॉमन डिफरेंस। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये ऑटोट्रॉफिक एक्ट करते हैं और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज अ हेटेरोट्रॉफ, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, राइट। ना नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो पिगमेंटेशन होता है, कलर होता है, वो हायर प्लांट्स होते हैं उनसे आइडेंटिकल होता है, बट कुछ कैटेगरीज ऐसी आ जाती हैं, कुछ कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा क्या करता है कि वो उन्हें हायर प्लांट की कैटेगरी से डिफरेंशिएट करता है, राइट। ये तो था हमारा यूग्लिनॉइड के बारे में। अब हम आते हैं स्लाइम मॉड्यूल्स के बारे में। स्लाइम मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्लाइम मॉड्यूल्स होते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक मीन्स बेस्ड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ईदर और ऑन द होस्ट मटीरियल, और ये जनरली हमें डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही मिलते हैं, लाइक इन द सेकंड पॉइंट इट इज सेड इटसेल्फ। और व्हेन दे हैव अ सुटेबल कंडीशन, राइट, और दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, राइट। और ये प्लाज्मोडियम बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है और लाइक ओवर सेवरल फीट इट ग्रोज क्विकली। और अगर हमें इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, राइट, सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो प्लाज्मोडिया है वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है, राइट। और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज की जो टिप्स होती हैं वहाँ पर स्पोर्स होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम यहाँ पर स्पोर्स की बात कर रहे हैं, तो जो ये स्पोर्स होते हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू वॉल्स होते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई वाटर कंटेंट पे, हाई ह्यूमिडिटी पे, तो एक्सट्रीम कंडीशन को ये रेजिस्ट करते हैं। मेरा बस इतना सा कहना है, आपको इतना समझना है कि ये जो स्पोर्स होते हैं वो हमारी एक्सट्रीम कंडीशन को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। तो जब वो अपोज करते हैं तो क्या करते हैं वो कि जो हमारी प्लाज्मोडिया है उसकी ये लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं और एडवर्स कंडीशन में भी वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम बहुत हाई परसेंटेज तक सर्वाइव कर सकता है, राइट। और ये स्पोर्स जो है हमारे वो एयर करंट के थ्रू स्प्रेड किए जाते हैं। जब ये एयर करंट के थ्रू स्प्रेड होते हैं तो ये दूसरे एरियाज में जाकर क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड ओवर देयर ऑल्सो अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो ये तो था हमारा स्लाइम मॉल्स के बारे में। अब हम आते हैं हमारी लास्ट सब कैटेगरी के बारे में जो कि है प्रोटोजोआज। तो प्रोटोजोआज हमारे क्या होते हैं कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, सबको पता है। दे एक्ट एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, यानी कि दूसरे होर्स पे भी रहते हैं और एज अ होल ऑर्गेनिज्म ये प्रेडेटर की तरीके एक्ट भी करते हैं, राइट। और इन्हें कहा गया है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एनिमल से बहुत रिजेंबल करती हैं। यानी कि अभी जो स्टैंडर्डाइज्ड एनिमल प्रॉपर्टीज़ है आपके इनहैंस्ड एंड इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं उनकी थोड़ा प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें हम प्रोटोजोआज कह सकते हैं। हम बात करते हैं कैटेगरीज की, तो दे हैव 4 कैटेगरीज। वी हैव एक्चुअली 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोटोजोआज। वी हैव amoeboids protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoan and sporozoan. सो अब हम थोड़ा इंफॉर्मेशन इन कैटेगरीज की भी लेते हैं बिकॉज दे आर द सब कैटेगरीज ऑफ योर सब कैटेगरी 1 protozoa, so it's important to know about them also, okay. But these things we will be discussing in next video, so stay tuned for that also, क्योंकि हम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोआज के बारे में एंड वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सब कैटेगरीज, राइट। जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है उसे हम रिवाइज भी करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। सो